we have seen what is Ohm's law, and we have seen that the current through a conductor is established only when there is a potential difference across it. अगर किसी कंडक्टर के क्रॉस में हम कुछ पोटेंशियल डिफरेंस देते हैं तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड एस्टेब्लिश होता है। जैसे मान लो कि ये कोई एक कंडक्टर है, ये कंडक्टर है। अब ये कंडक्टर में हमने कोई एक पोटेंशियल डिफरेंस दिया बाय कनेक्टिंग ए बैटरी। तब जब पोटेंशियल डिफरेंस दिया तो इसमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड एस्टेब्लिश होगा। डेल्टा V इज द पोटेंशियल डिफरेंस एंड डिस्टेंस जो भी है डेल्टा V बाई डेल्टा x का हिसाब से देयर विल बी सम पोटेंशियल डिफरेंस। आई मीन डेल्टा V बाई डेल्टा x विल गिव यू सम इलेक्ट्रिक फील्ड। सम इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड। उस इलेक्ट्रिक फील्ड के चलते अब सोचो ये हायर पोटेंशियल हुआ, ये लोअर पोटेंशियल हुआ ना। अब ये हायर पोटेंशियल हुआ, ये लोअर पोटेंशियल हुआ, तो आप जानते हो इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा दैट इज डायरेक्टेड फ्रॉम हायर टू लोअर पोटेंशियल। अब इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बनेगा तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, वो नेगेटिव चार्ज है। ए नेगेटिव चार्ज एक्सपीरियंसेस ए फोर्स इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। दीज नेगेटिव चार्जेस विल स्टार्ट मूविंग लाइक दिस। मतलब इलेक्ट्रॉन्स ऐसे फ्लो करने लगेंगे। इलेक्ट्रॉन्स अगर ऐसे फ्लो करने लगेंगे तो हम क्या कहते हैं, डायरेक्शन ऑफ करंट इज ऑपोजिट टू दैट। हम कहते हैं कि इस डायरेक्शन में करंट फ्लो करने लगेगा। तो जितना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उतने जल्दी जल्दी इलेक्ट्रॉन्स भागेंगे। जितने जल्दी जल्दी इलेक्ट्रॉन्स भागेंगे उतना ही ज्यादा होगा रेट ऑफ चेंज इन फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। और जितना रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज होगा उसके हिसाब से करंट होगा। मतलब ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब हुआ ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड, ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब मोर करंट। सो व्हाट यू ऑब्जर्व, करंट इज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ड्राइविंग द करंट। इसका मतलब जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसके चलते करंट होता है। जितने ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस उतना स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। उतना स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रिक फील्ड होने से उतने ज्यादा करंट फ्लो करते हैं। इसीलिए ओम्स लॉ कहता है द करंट पासिंग थ्रू ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट। अगर ये कंडक्टर है जिसका कुछ रेजिस्टेंस है RAB, A और B आर द टू टर्मिनल्स, इन दैट केस यू से यहाँ पर जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा VA माइनस VB दैट विल डिसाइड कि कितनी करंट जाएगा डिपेंडिंग अपॉन द ऑपोजिशन। सो IAB मतलब एक करंट फ्लोइंग फ्रॉम A to B is given by VA minus VB by RAB. Here 1 by RAB is taken as the constant of proportionality. और हम पहले भी थोड़ा सा डिस्कशन कर चुके हैं कि रेजिस्टेंस ऑफ ए मटेरियल चेंजेस विथ टेम्परेचर। सो इसलिए कहा गया है कि एक कांस्टेंट रहेगा। कब? जब टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। ओम्स लॉ के ऊपर हम लोग और भी डिटेल्स में डिस्कशन करेंगे, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा देख लेंगे कि हाउ द रेजिस्टेंस इज चेंजिंग विथ टेम्परेचर। ठीक है। सो ओम्स लॉ इज होल्ड गुड एट कांस्टेंट टेम्परेचर बिकॉज विथ चेंज इन टेम्परेचर द रेजिस्टेंस ऑफ मटेरियल चेंजेस। ओके, रेजिस्टेंस बदलता है तो सेम पोटेंशियल डिफरेंस में रेजिस्टेंस बदल जाएगा तो करंट भी बदल जाएगा। ठीक है, चलिए आज हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट नंबर 5, दैट इज टेम्परेचर इफेक्ट ऑफ रेजिस्टेंस। टेम्परेचर इफेक्ट ऑन रेजिस्टेंस। टेम्परेचर इफेक्ट ऑन रेजिस्टेंस और इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस। ठीक है। अब कोई एक मटेरियल का टेम्परेचर को अगर ज्यादा करेंगे, कैसे करेंगे? बाय सप्लाइंग हीट टू इट। When you supply heat energy, that energy is absorbed by the electrons of the material. They absorb the energy and by absorbing energy they jump to higher excited states. और वो higher excited state में रुक नहीं पाते हैं, वहाँ से वापस आते हैं। एनर्जी लेके किसी स्टेट में पहुँच तो जाते हैं लेकिन वहाँ पर रुकने के लिए भी कुछ कंडीशन सेटिस्फाई होना जरूरी है। The angular momentum of the electron must be a whole number multiple of h/2π। आप लोग केमिस्ट्री में पढ़े होंगे। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जब कोई इलेक्ट्रॉन जंप करके हायर ऑर्बिट में जा रहा है वहाँ पर वो रुक नहीं पाता है। उसके पास एनर्जी है लेकिन एडिक्वेट एंगुलर मोमेंटम नहीं है,
अप्रोप्रिएट एंगुलर मोमेंटम नहीं है तो वहां से वो वापस आ जाता है। तो अगर हम कहेंगे कि दिस इज व्हाट इज ए ऑर्बिट, दिस इज द न्यूक्लियस, हियर इज वन इलेक्ट्रॉन, हियर आर द डिफरेंट ऑर्बिट्स। अब क्या हुआ, जैसे आप हीट एनर्जी दिए, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से एनर्जी लेके हायर ऑर्बिट में जंप कर गया, लेकिन रुका नहीं, फिर से वापस आया और आपने कंटिन्यूअसली हीट सप्लाई कर रहा है, आप यहाँ पर टेम्परेचर को कंटिन्यूअसली बढ़ा रहे हो, तो हीट एनर्जी को लेके फिर जाएगा, फिर आएगा, फिर जाएगा, फिर आएगा, टू स्टार्ट ऑसिलेटिंग बिटवीन ग्राउंड स्टेट एंड एक्साइटेड स्टेट। दिस ऑसिलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड थर्मल एजिटेशन। एजिटेट हो रहा है। सोच लो किसी एक बच्चे को गरम लोहे की तावा पे बैठा देंगे, ये गरम लोहे की तावा है, वो कैसे करेगा? लोहे का तावा है तो क्या करेगा वो? कंटिन्यूअसली ऐसे ऐसे करेगा कि नहीं करेगा? यस। तो सोच लो, ऐसे ही सोचो कि ये इलेक्ट्रॉन एजिटेट हो रहा है बिटवीन ग्राउंड स्टेट एंड एक्साइटेड स्टेट, ठीक है। बिकॉज ऑफ दिस थर्मल एजिटेशन द रेजिस्टेंस चेंजेस। थर्मल एजिटेशन से रेजिस्टेंस कैसे बदलता है देखेंगे, लेकिन पहले ये चीज को बढ़िया से लिखेंगे। ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, व्हाई रेजिस्टेंस ऑफ ए मटेरियल चेंजेस बाय चेंजिंग द टेम्परेचर ऑफ द मटेरियल, ऐसे करके आता है। व्हेन द टेम्परेचर ऑफ ए मटेरियल is increased, the material electrons absorb heat energy and keep oscillating between ground state and excited state. This oscillation of electrons is called thermal agitation. थर्मल एजिटेशन, ये वर्ड को थोड़ा याद रखना, बोर्ड वाले इस पर्टिकुलर वर्डिंग को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। थर्मल एजिटेशन। So what is thermal agitation? When material is heated, the electrons absorb the heat energy, jump to excited state, come back to ground state and keep oscillating between excited state and ground state. This is what is called thermal agitation. Bit number 2. How this thermal agitation is going to affect the resistance of a material? Now think of a conductor. ये कंडक्टर की केस में हो क्या रहा है कि कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन को जब हम इसके अंदर फेंकते हैं, वो ऐसे ऐसे रास्ते में जाता था, ढेर सारे दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ कोलिजन करते हुए, जिगजैग पाथ फॉलो करते हुए वो निकल के आता था, हम लोग देख चुके हैं। And the resistance offered to this external electron passing through this material depends upon two things. एक हुआ number of collisions met, दूसरा हुआ the nature of the material, मतलब कितने टाइटली ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के साथ बंधा हुआ है। अगर टाइटली बंधा हुआ है, रेजिस्टिविटी विल बी मोर, लाइटली बंधा हुआ है, रेजिस्टिविटी इज लेस, और नंबर ऑफ कोलिजन जितना ज्यादा होगा वो दोनों मिलकर डिसाइड करते हैं व्हाट इज द रेजिस्टेंस। लेकिन सोचो जब ये इलेक्ट्रॉन अपने अपनी ऑर्बिट में घूम रहे थे, बाहरी इलेक्ट्रॉन इसके अंदर से जाने की कोशिश कर रहा था, जितना इसको कोलिजन मिल रहा था, द नंबर ऑफ कोलिजन्स इट वाज मीटिंग, उसके साथ कंपेयर करो व्हेन द टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड, व्हेन द टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड, ये सारा इलेक्ट्रॉन जंप करने लगेंगे, तो ऑब्वियसली विल गेट मोर नंबर ऑफ कोलिजन्स। सो ड्यू टू थर्मल एजिटेशन क्या होता है, the number of collisions made by the external electron increases,
समझ में आया? ड्यू टू थर्मल एजिटेशन नंबर ऑफ कोलिजन्स मेड बाय द एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस। तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा कि घटेगा? रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। तो हम कहेंगे कोई चीज को लिखेंगे, इन केस ऑफ कंडक्टर्स, इन केस ऑफ कंडक्टर्स, in case of conductors with increase in temperature, with increase in temperatures, electrons undergo thermal agitation, and therefore external electron passing through it faces more number of collisions, more number of collisions. It faces more number of collisions. Thus, with increase in temperature, resistance of conductors increases. टेम्परेचर बढ़ाने से कंडक्टर का रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। तो इसमें दो क्वेश्चन आते हैं। सीसीसी वालों का क्वेश्चन आएगा, व्हाट हैपेंस टू द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है? आपको कि रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, खत्म। सीबीएसई वालों का आएगा, व्हाई द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर्स इंक्रीजेस विथ इंक्रीजिंग टेम्परेचर। समझ में आ रहा? सो सिलेबस बीइंग सेम, डेप्थ ऑफ क्वेश्चन रिमेन्स डिफरेंट। ठीक है, ठीक है। तो कंडक्टर की केस में टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ता है, ये याद रखना है। व्हाट हैपेंस इन केस ऑफ इंसुलेटर्स? बिट नंबर 3, इन केस ऑफ इंसुलेटर्स क्या हो रहा है देखो तो। अब इन केस ऑफ इंसुलेटर, इंसुलेटर किसको कहते हैं? जिसके अंदर से करंट आसानी से फ्लो नहीं करता। क्यों नहीं फ्लो करता है? क्योंकि उसका जो ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के साथ बहुत ही स्ट्रांगली अटैच्ड है। बाहर का इलेक्ट्रॉन जब जाता है, टकराता है, ये अगर ये बहुत ही स्ट्रांग इंसुलेटर है तो ये इलेक्ट्रॉन को ये छोड़ता ही नहीं, ये टकरा के वापस आ जाता है, उसके अंदर से करंट जा ही नहीं पाता है ना। सो इट कैन नॉट इजीली पास थ्रू इट। सो दिस इज व्हाट इज एन इंसुलेटर। अभी अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो यहाँ जो इलेक्ट्रॉन था ऑर्बिट में, वो हायर ऑर्बिट में जंप कर जाएगा एनर्जी लेके। अब क्या हुआ, हायर ऑर्बिट में जाने के कारण डिस्टेंस ज्यादा हो गया। नाउ द कूलम्बिक फोर्स जो आप जानते हो, व्हिच वाज प्रोपोर्शनल टू 1/r², ये फोर्स कम हो जाएगा। तो यहाँ पर होते हुए इसको यहाँ से निकालना, धक्का देके निकालना नामुमकिन था, जबकि जब वो यहाँ पर है हो सकता है कि धक्का लगेगा तो एक करंट विल फ्लो। तो पहले करंट फ्लो नहीं कर पाता था, लेकिन अभी करंट फ्लो करने लगा है। क्यों? क्योंकि हम कहेंगे जो बाइंडिंग फोर्स था वो घट गया है ना। तो हम क्या कहेंगे, जिसमें करंट फ्लो नहीं कर रहा था अब करंट फ्लो कर रहा है, तो रेजिस्टेंस बढ़ गया कि घट गया? रेजिस्टेंस घट गया। समझ में आ रहा है? तो ये आपको याद रखना है। इन केस ऑफ इंसुलेटर्स,
रेजिस्टेंस decreases with increase in temperature। याद रखना, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, बस इतना ही याद रखना। क्या होता है रेजिस्टेंस? टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस घट जाता है, कंडक्टर की केस में बढ़ जाता है। अब देखोगे वो ये जो समर चल रहा है, समर में ये मई जून की समय में क्या होता है, खबर आता है, न्यूज आता है, फलाना मार्केट में आग लग गया, शॉर्ट सर्किट हो गए। भाई आग कैसे लग जाता है शॉर्ट सर्किट हो गए? वो ये है कि हम जो वायर्स लिए हैं सप्लाई करने के लिए किसी जगह पावर, उसके ऊपर इंसुलेटर दे रखे हैं, है ना। ये एक हाई वोल्टेज वायर है और ये लो वोल्टेज वायर है, इसके ऊपर भी इंसुलेटर है। और यूजुअली दोनों वायर पास पास होते हैं, ये लो वोल्टेज है और हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज में करंट फ्लो नहीं कर पाता है क्योंकि बीच में इंसुलेटर है। अब मान लो कि ये जो वायर का अरेंजमेंट रखा है किसी टीन रूफ के पास रखा है या फिर किसी एक जगह रखा है जहां पर ये काफी टेम्परेचर इसका बढ़ गया तो ये जो इंसुलेटर है उसका रेजिस्टेंस घट जाएगा, तो करंट सीधे यहाँ से यहाँ पे फ्लो करना शुरू करेगा। समझ में आ रहा है? रेजिस्टेंस घट गया मतलब बहुत ज्यादा नहीं घट जाता है, फिर भी थोड़ा सा घट गया तो एक छोटा सा करंट चलने लगेगा। जब एक छोटा सा करंट चलने लगेगा, ये तो इंसुलेटर है ना, इसका कुछ रेजिस्टेंस है और हाई रेजिस्टेंस है, तो इसमें जो पावर डेवलप होता है आई स्क्वायर आर दैट इज वेरी हाई, आई इज स्मॉल बट आई स्क्वायर आर इज वेरी हाई। तो धीरे धीरे गर्म होते होते यहाँ से आग लग जाता है, लग गया तो फिर शॉर्ट सर्किट हो गया, शॉर्ट सर्किट होके आग लग गया। कैसे? ये इंसुलेटर खराब हो गया, मतलब इट लॉस्ट इट्स रेजिस्टेंस विथ इंक्रीजिंग टेम्परेचर। ऐसा विंटर में कभी नहीं होता है, ये समर में होता है ना। आप भी अगर किसी एक रबर स्टिक को किसी प्लग के अंदर डालोगे तो आपको कोई शॉक नहीं लगेगा, लेकिन साथ साथ इसको एक कैंडल से गर्म करो, धीरे धीरे जैसे ज्यादा गर्म हो जाएगा इट गेट ए शॉक, क्योंकि मोल्टेन रबर के अंदर से करंट फ्लो कर पाएगा। लेकिन जो सॉलिड था, ठंडा था, तब उसके अंदर से कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा था। समझ में आया? तो विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर रेजिस्टेंस ऑफ इंसुलेटर्स डिक्रीजेस। ठीक है, कंडक्टर की केस में बढ़ता है, इंसुलेटर की केस में घटता है, ये सब समझ में आ गया। कितना बढ़ता है कितना घटता है, लेट अस बिट नंबर 4। बिट नंबर 4, let R1 is resistance at temperature T1, R2 is resistance at temperature T2। तो चेंज इन टेम्परेचर कितना हुआ? T2 माइनस T1। चेंज इन रेजिस्टेंस कितना हुआ? पहले R1 था, अब R2 हो गया है। तो ये जो चेंज इन रेजिस्टेंस है, ये चेंज इन रेजिस्टेंस है, और सीधा लिखते हैं क्या रिलेशन है डेल्टा आर का डेल्टा टी के साथ। आप कहोगे जो चेंज इन रेजिस्टेंस है दैट इज प्रोपोर्शनल टू इनिशियल रेजिस्टेंस। शुरू में क्या रेजिस्टेंस था, एंड द टेम्परेचर डिफरेंस, दोनों के ऊपर डिपेंड करता है। द चेंज इन रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू R1 प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी। समझ में आ रहा है? रेजिस्टेंस कितना बदलेगा, टेम्परेचर को बदलने से रेजिस्टेंस कितना बदलेगा, वो इनिशियल रेजिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करता है। नहीं, जैसे मान लो कि कोई कंट्री का पॉपुलेशन कितना बढ़ेगा 2 साल में, वो डिपेंड करता है कि पहले था कितना। नहीं, अगर 10 लाख था तो हो सकता है कि 2 साल में 10,000 बढ़ जाएगा, अगर 5,000 था तो 2 साल में 250 बढ़ेगा। तो कितना बढ़ेगा डिपेंड करता है कि कितना पॉपुलेशन था। मान लो कंट्री में एक ही आदमी था, 10 साल बाद कितने लोग होंगे? एक ही होगा, पॉपुलेशन कैसे बढ़ेगा? है कि नहीं? yes, यार नहीं आया समझ में? yes, क्या इतना गर्मी से समझ में नहीं? एक देश में एक आदमी है, 10 साल बाद कितने होगा पॉपुलेशन? बढ़ेगा कैसे? एक ही तो था। हे भगवान, इसलिए कुछ चीजें प्लस 2 में पढ़ाया जाता है, उतना भी समझ में नहीं आ रहा है। बोला कि 1 था सर 2 हो जाएगा, तो 1 से 2 कैसे हो जाएगा? एक ही तो था। हाँ, एक ही तो था। चलो ठीक है, तो अब क्या हुआ? डेल्टा आर डिपेंड्स अपॉन द इनिशियल रेजिस्टेंस एज वेल एज चेंज इन टेम्परेचर।
और ये जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है दैट इज कॉल्ड अल्फा R1 डेल्टा टी। ये अल्फा क्या है? where alpha is called temperature coefficient of resistance। किसके ऊपर डिपेंड करता है? डिपेंड्स ऑन टाइप और नेचर ऑफ मटेरियल। अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग होता है ये अल्फा, डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मटेरियल। कॉपर के लिए कुछ होगा तो एल्युमिनियम के लिए कुछ दूसरा होगा, गोल्ड के लिए कुछ दूसरा होगा, और आयरन के लिए कुछ होता होगा। सबके लिए अलग अलग होता है अल्फा का वैल्यू। ये जो अल्फा है, थोड़ा इसको देखो ध्यान से, इसका क्या फॉर्मूला निकल के आ रहा है? डेल्टा आर बाय R1 डेल्टा टी। आप चाहो तो लिख सकते हो अल्फा इज इक्वल टू डेल्टा आर बाय R1 डेल्टा टी। ये था, यही चीज को लिखते हैं। इट इज डेल्टा आर चेंज इन रेजिस्टेंस बाय ओरिजिनल रेजिस्टेंस इनटू डेल्टा टी। ये चेंज इन रेजिस्टेंस मतलब R2 माइनस R1, थोड़ा फैला के लिखते हैं, R2 माइनस R1 बाय R1 डेल्टा टी। थोड़ा यूनिट देखो तो, ये ओम है, ये ओम है, ओम माइनस ओम हो गया ओम, ओम बाई ओम हो गया, अरे ओम क्या रह गया? ओनली डिग्री सेंटीग्रेड इनवर्स। समझ में आया? तो ये हो गया अल्फा। अल्फा इज कमिंग R2 माइनस R1 बाई R1 इनटू डेल्टा टी डिग्री सेंटीग्रेड इनवर्स। अब थोड़ा देखते हैं इन केस ऑफ कंडक्टर्स। कंडक्टर के केस में टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, मतलब डेल्टा टी पॉजिटिव है, टेम्परेचर बढ़ गया T2 माइनस T1, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो डेल्टा टी पॉजिटिव है, R1 भी पॉजिटिव है कि नहीं? और कंडक्टर के केस में टेम्परेचर बढ़ाओ तो रेजिस्टेंस बढ़ता है, तो R2 ज्यादा है R1 से, न्यूमरेटर पॉजिटिव डिनोमिनेटर पॉजिटिव, तो अल्फा का वैल्यू क्या हुआ? पॉजिटिव फॉर कंडक्टर्स। अल्फा इज पॉजिटिव फॉर कंडक्टर्स। सोचो इन केस ऑफ इंसुलेटर्स। इंसुलेटर के केस में अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो डेल्टा टी तो पॉजिटिव है, रेजिस्टेंस भी पॉजिटिव है, बट R2 इज लेस देन R1, रेजिस्टेंस घट जाता है तो न्यूमरेटर बन गया नेगेटिव, तो अल्फा का वैल्यू क्या हो गया? नेगेटिव। सो अल्फा इज नेगेटिव फॉर इंसुलेटर्स, इट इज नेगेटिव फॉर इंसुलेटर्स। इंसुलेटर के केस में अल्फा नेगेटिव होता है, कंडक्टर की केस में अल्फा पॉजिटिव होता है। ये सारे 1 मार्क वाले क्वेश्चन है, ये डिराइवेशन कोई नहीं पूछेगा आपको, खाली जानने के लिए। व्हाट इज द यूनिट ऑफ टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, तो आपको लिखना है डिग्री सेंटीग्रेड इनवर्स, ठीक है? या फिर ये पॉजिटिव फॉर कॉपर अल्फा इज पॉजिटिव और नेगेटिव, फॉर रबर अल्फा इज पॉजिटिव और नेगेटिव। क्या कहोगे? रबर के लिए अल्फा क्या है? पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? नेगेटिव है। कॉपर के लिए पॉजिटिव है, एंड सो ऑन। अच्छा, ओके, जो हम देख रहे हैं थोड़ा उसको और आगे बढ़ाते हैं। जब भी हमें कोई टेम्परेचर वेरिएशन के साथ रेजिस्टेंस पूछा जाएगा तो हम यहां से निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले से। कैसे निकालेंगे? यूजिंग दिस फॉर्मूला, एज डेल्टा आर इज इक्वल टू R1 अल्फा डेल्टा टी, और डेल्टा आर इज R2 माइनस R1 इज इक्वल टू R1 अल्फा डेल्टा टी। तो इसमें से R2 क्या है? इट इज R1 को इधर ले आओ और कॉमन ले लो, 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। डायरेक्टली न्यूमेरिकल आएंगे इसके ऊपर, R1 दिया रहेगा, अल्फा दिया रहेगा, टेम्परेचर डिफरेंस डेल्टा टी दिया रहेगा, R2 पूछेगा। सीधे सीधे क्वेश्चंस, डायरेक्ट क्वेश्चंस, ठीक है? तो हम भी करेंगे न्यूमेरिकल, बस होल्ड ऑन, हम लोग भी करेंगे, लेकिन R2 इज इक्वल टू R1 इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, ठीक है? यहाँ पर और कुछ छोटे छोटे इंपोर्टेंट चीज थोड़ा साइड वाइज देख लेते हैं। Let temperature of a resistance
is increased by a small amount dt, टेम्परेचर को कितना इंक्रीज किए, dt इंक्रीज किए. Let the corresponding change in रेजिस्टेंस, मान लो टेम्परेचर को हम dt चेंज किए तो रेजिस्टेंस में कितना चेंज आया, dr. किसका, कोई एक रेजिस्टेंस r था, टेम्परेचर को हम dt चेंज किए तो रेजिस्टेंस बदल गया dr. तो क्या रिलेशन बन गया, आप जानते हो कि चेंज इन रेजिस्टेंस इज इक्वल टू r अल्फा dt. यहां से एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज निकल के आता है, दैट इज dr by dt, रेट ऑफ चेंज इन रेजिस्टेंस विथ टेम्परेचर, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, r इंटू अल्फा. ये याद रखना. इस फॉर्मूले के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं. काफी दिन पहले सीबीएसई वाले एक बार पूछे थे और एंट्रेंस में काफी बार आया. ठीक है, तो ये जो चीजें अभी हमें समझ में आया, थोड़ा इसको समझ लेते हैं और एक दो न्यूमेरिकल कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे. तो वी अंडरस्टैंड dr by dt is equal to r alpha, rate of change in resistance with respect to temperature is equal to product of r into alpha. और अल्फा को हम लोग यहाँ पर कांस्टेंट मान के चल रहे हैं. प्रैक्टिकली अल्फा कांस्टेंट नहीं होता है, जैसे जैसे टेम्परेचर बदलता है अल्फा का वैल्यू भी बदलता है, लेकिन आपके सिलेबस में अल्फा कांस्टेंट है. ठीक है, इट इज फॉर योर कोर्स, अल्फा को आप कांस्टेंट मान के चलोगे जबकि अल्फा कांस्टेंट नहीं है. कैसे क्वेश्चंस आएंगे, द रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर at 20 degree centigrade was 50 ohms. Find what will be resistance at temperature 120 degree centigrade, given that temperature coefficient of material is 0.004 degree centigrade inverse. ये दिया है क्वेश्चन. पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं और इसमें से डाटा निकालने की कोशिश करते हैं. एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड मतलब T1 is equal to 20 डिग्री सेंटीग्रेड. व्हाट वाज द रेजिस्टेंस, इट वाज 50 ohms. जब टेम्परेचर होगा T2 मतलब 120 डिग्री सेंटीग्रेड, तो पूछा है रेजिस्टेंस क्या होगा और अल्फा दिया गया है. अल्फा क्या है, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ द मटेरियल. तो ये क्या हो गया, 0.004. ऐसा. क्या हमें R2 निकालने का फॉर्मूला आता है, हाँ आता है. इट इज R2 इज इक्वल टू R1 इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा T. इट इज 1 प्लस अल्फा डेल्टा T. ठीक है, R1 कितना है, R1 वाज 50 ohms. 1 प्लस अल्फा कितना है, 0.004 और डेल्टा टी कितना है, यू नो डेल्टा टी इज, इट इज 120 माइनस 20 इज इक्वल टू 100. सो दैट इनटू 100 कितना हो गया देखिए तो, हाँ इट इज 1.4 इंटू 50 इज 70 ohms. तो नया रेजिस्टेंस बन जाएगा 70 ohms. डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे, सिंपल क्वेश्चन आएंगे, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे. ठीक है, या फिर R1 T1 R2 T2 दिया रहेगा, अल्फा पूछेंगे, है ना, वो आप आराम से कर सकते हो. ठीक है, दूसरा क्वेश्चन बहुत दिन पहले कभी सीबीएसई में आया था तो पूछ लेते हैं.
resistance of a material at any temperature T is given by R is equal to 8T square plus 8T square प्लस BT, ऐसा दिया गया है। कोई एक मटेरियल है जिसका रेजिस्टेंस है 8T स्क्वायर प्लस BT, जिसमें क्या दिया है कि A एंड B आर बोथ ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव क्वांटिटीज, मतलब टेम्परेचर बढ़ेगा, रेजिस्टेंस बढ़ेगा। ठीक है। अच्छा, ऐसा केस में पूछा है फाइंड द टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस एट ए टेम्परेचर T इक्वल टू T0। अल्फा क्या है पूछा है, अल्फा क्या है एट एनी टाइम T0, एट एनी टेम्परेचर T0, है ना। सिंपल है, डरने वाली कोई बात है ही नहीं। हमें मालूम है कि जो चेंज इन रेजिस्टेंस है दैट इज गिवन बाय R अल्फा dt। तो अल्फा क्या हो गया, इज 1/R dr by dt। dr by dt निकालना आपको आता है, ये दिया गया है 2AT स्क्वायर प्लस BT, इसका डेरिवेटिव, शायद आप लोग स्मार्ट हो, अभी आपको समझ में आ जाएगा, 2AT प्लस B डिवाइडेड बाय ये हो गया dr by dt। R is 8T square plus BT. So at any temperature T, alpha is given by this expression, है ना। पूछा है at T is equal to T0, at T is equal to T0, अल्फा का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2AT के जगह T0 डाल दीजिए प्लस B बाय A T0 का स्क्वायर प्लस BT। समझ में आया? यस। वैसे टेम्परेचर वेरिएशन अलग अलग मटेरियल का अलग अलग होता है। कंडक्टर के केस में रेजिस्टेंस बढ़ जाता है विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, इंसुलेटर के केस में घट जाता है, इलेक्ट्रोलाइट्स के केस में रेजिस्टेंस थोड़ा सा कम हो जाता है, थोड़ा सा, उतना ज़्यादा नहीं जितना कंडक्टर या इंसुलेटर के केस में होते हैं, थोड़ा सा कम हो जाता है। सेमी कंडक्टर के केस में विथ यू इंक्रीज इन टेम्परेचर रेजिस्टेंस डिक्रीजेस, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा चेंज करेंगे तो फिर से बढ़ जाता है, लेकिन वो पार्ट आपका नहीं है, विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर रेजिस्टेंस डिक्रीजेस। एलॉयस के केस में भी विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर रेजिस्टेंस बढ़ता है, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं जैसे कंडक्टर की केस में होता है। अलग अलग केस में अलग अलग वेरिएशन होता है अल्फा का। मैं वो सब चीज़ें नहीं लिखवाया क्योंकि ज़्यादा जरूरत नहीं है, जितना चाहिए उतना लिखवा दिया आपको। तो हर एक मटेरियल के केस में रेजिस्टेंस चेंजेस विथ टेम्परेचर। हाँ बोलो बेटा। हाँ, इससे पता चलता है कि रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, बस उतना ही, काम तो कुछ नहीं था, है ना। तो ऐसा है, टेम्परेचर इंक्रीज करने से कंडक्टर में रेजिस्टेंस बढ़ता है, अगर टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो क्या होगा? कंडक्टर में रेजिस्टेंस घटेगा, इंसुलेटर में डिक्रीज करेंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, ठीक है। लेकिन ये जो स्टेटमेंट्स मैं आपको दे रहा हूँ कि इंसुलेटर के केस में टेम्परेचर घटाओ रेजिस्टेंस घटेगा, नहीं रेजिस्टेंस बढ़ेगा, कंडक्टर के केस में टेम्परेचर घटाओ तो रेजिस्टेंस घटेगा, ये सब क्या है कि जो स्टेटमेंट्स है दीज आर नॉट वैलिड ओवर वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर्स। अगर कंडक्टर की केस में रेजिस्टेंस टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ता है, टेम्परेचर घटाने से रेजिस्टेंस घटता है, अगर एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर में ले लेंगे, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर में ले लेंगे तो रेजिस्टेंस नील हो जाएगा, जिसको हम लोग सुपर कंडक्टर्स कहते हैं, है ना। उस केस में और ये टेम्परेचर वाला इफेक्ट नहीं रहेगा, वहां पर तो इतना लो टेम्परेचर में यू विल फाइंड इलेक्ट्रॉन विल अट्रैक्ट अनदर इलेक्ट्रॉन, चीजें पूरा बदल जाते हैं। समझ में आ रहा है? हम लोग एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर में आज तक नहीं पहुंच पाए हैं, पहुंचेंगे तो बहुत कुछ मिराकिल हो जाएगा। तो हम लोग जो पढ़ते हैं सफिशिएंट बाउंड्री के अंदर पढ़ते हैं, हम कहते हैं कि कोई कंडक्टिंग स्फीयर को
कुछ चार्ज दे दो और डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है यूनिफॉर्मली। एक इलेक्ट्रॉन दिए तो क्या होगा, कहीं ना कहीं तो रहेगा, फिर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हुआ क्या, नहीं। हम लोग बाउंड्री कंडीशन को टच नहीं कर रहे। अब जब प्योर साइंस में पढ़ोगे एक इलेक्ट्रॉन देंगे तो क्या होगा, तब तो आपको समझ में आएगा। कोई कंडक्टर को चार्ज दो और दूसरा अनचार्ज कंडक्टर को इसके साथ टच करवाओ तो चार्ज शेयर हो जाता है, एक ही इलेक्ट्रॉन थे तो कहाँ रहेगा, कैसे शेयर होगा, क्या बीच में रह जाएगा, ऐसे आके यहाँ पर इलेक्ट्रॉन फिक्स हो जाएगा, नो, ऐसा कुछ नहीं है। तो हम लोग सफिशिएंट बाउंड्री कंडीशन के अंदर ही बात करते हैं, बाउंड्री पे जाएंगे तो चीजें बदल जाते हैं, है ना। यस, बाउंड्री पे हर चीज बदल जाता है। जैसे आप लोग जानते हो कि वो प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, कोई लाइट रे अगर कहेंगे कि वो लाइट रे अगर किसी एक मीडियम से होते हुए ऐसे करते हुए आया, फिर यहाँ पर कोई एक मिरर है, यहाँ से रिफ्लेक्ट करके आया, अगर किसी एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे नॉर्मली इंसिडेंट हुआ तो जैसे गया था वैसे ही वापस आएगा उसी रास्ते में और आके सोर्स के पास पहुंच जाएगा। लेकिन ये भी वैलिड है विद इन सर्टेन रेंज। लिमिटिंग कंडीशन में ये नहीं होता है। सपोज हम कहेंगे कि ये कोई एक स्लैब है और यहाँ पर कोई सोर्स ऑफ लाइट है, यहाँ से कोई लाइट रे गया ऐसे और ऐसे गया कि यहाँ पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो गया। सपोज इट इज जस्ट इंसिडेंट एट द क्रिटिकल एंगल। अभी अगर यहाँ पे कोई मिरर रखेंगे तो आपको लगता है क्या लाइट रे यहाँ से वापस आएगा, यहाँ तक फिर घुसेगा, नहीं, वो तो भाग जाएगा। प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी इज नॉट सो। बाउंड्री कंडीशन में थिंग्स चेंज। हम लोग सेफली बाउंड्री के अंदर खेल रहे हैं तो ये +2 है। थोड़ा धीरे धीरे बाउंड्री को टच करना शुरू करेंगे तो फिर हम कितने डायमेंशनल बाउंड्री को टच कर रहे हैं, 2 डायमेंशनल बाउंड्री को टच कर रहे हैं कि 3 डायमेंशनल। अकॉर्डिंगली इट विल बी योर ग्रेजुएशन कोर्स और पीजी कोर्स और योर पीएचडी कोर्स। पीएचडी में तो कोई बाउंड्री है ही नहीं, अनंत है नाम उसका, ठीक है। ठीक है, तो अभी हम लोग उतने दूर तक नहीं सोचेंगे। चलिए, हमें समझ में आ गया कि विथ इंक्रीजिंग टेम्परेचर रेजिस्टेंस ऑफ मटेरियल चेंजेस एंड आल्सो वी हैव अंडरस्टूड दैट इज ओम्स लॉ। क्या था ओम्स लॉ? द करंट पासिंग थ्रू ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस और द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी इज 1 बाय रेजिस्टेंस। ठीक है, नाउ वी गो फॉर ओम्स लॉ टू बी कंटिन्यूड। अब ओम्स लॉ को थोड़ा बारीकी से देखते हैं। हमें समझ में आ चुका है, क्या समझ में आ चुका है कि जो करंट है, अगर यहाँ पर कोई एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस RAB है, ये A है, ये B है, ये RAB है और यहाँ से A से B जाता है करंट तो नाम देंगे IAB, B to A आएगा तो नाम देंगे IBA। We know that IAB is equal to VA minus VB by RAB। और ये VA माइनस VB को लोग क्या बोल देते हैं? V बोल देते हैं। और V बोल देने से कभी कभार हम लोग इसको ये V है, ये I है, ये R है, तो रिलेशन को V is equal to IR लिख देते हैं। क्या समझ में आ रहा है? दिस इज वेरी नोन फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, जिसमें V क्या है? वॉल्यूम की वेलोसिटी है, पोटेंशियल डिफरेंस नहीं पता का क्या मतलब होता है। हाँ, V इज पोटेंशियल डिफरेंस। देखते हैं कितने लोगों को समझ में आया। अब देखो इस फॉर्मूले से क्या दिख रहा है? R इज इक्वल टू V बाई I। अगर V को बढ़ाएंगे R बढ़ेगा कि घटेगा? कौन बताएगा? V को बढ़ाने से R बढ़ेगा कि घटेगा? यस, हमारा ये R क्या है? कांस्टेंट है। V को बढ़ाओगे I बढ़ जाएगा, बट रेजिस्टेंस विल नॉट चेंज। रेजिस्टेंस इज ए कांस्टेंट। यहाँ पर रेजिस्टेंस कांस्टेंट है। चलिए, और लगे हाथ में यहाँ पे आपको 2-3 छोटे छोटे चीज बता देता हूँ, याद रखना कि ये जो कंडक्टेंस है, जैसे रेजिस्टेंस था वैसे एक दूसरा टर्म है कंडक्टेंस, जिसको हम लोग G से डिनोट करते हैं। ये G है, G इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। मतलब किसी का अगर रेजिस्टेंस 10 ओम है, कंडक्टेंस हो जाएगा 1/10।
और यूनिट क्या होता है? ओम इनवर्स। सिमिलरली एक दूसरा टर्म है कंडक्टिविटी, इसको सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या होता है? 1/रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी का यूनिट था ओम मीटर, अब इसका हो जाएगा ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। बस वैल्यूज याद रखना। कंडक्टिविटी डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ द मटेरियल, समझ में आया? और ये कंडक्टिविटी रेजिस्टिविटी दोनों नेचर ऑफ मटेरियल के ऊपर डिपेंड करते हैं। दे डिपेंड अपॉन द एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ पर मैं एक अहम बात बताना चाहता हूँ, थोड़ा ध्यान से सुन लेना। हमें मालूम है कि रेजिस्टेंस इज रो एल बाई ए। कोई एक मटेरियल का टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, दोज हु आर ऑप्टिंग फॉर हायर एंट्रेंसेस थोड़ा जान लो, ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन आते हैं। कोई एक मटेरियल का टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो उसका लेंथ भी बढ़ जाता है, एरिया भी बढ़ जाता है कि नहीं? थर्मल एक्सपांशन होता है, सुपरफिशियल एक्सपांशन होता है, क्यूबिकल एक्सपांशन होता है, सब बढ़ जाता है। आप मैं पूछ रहा हूं कि अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो लेंथ बढ़ेगा, एरिया बढ़ेगा, क्या इसलिए रेजिस्टेंस बदलता है? हम लोग क्या डिस्कशन किए? लेंथ बढ़ने से, एरिया बढ़ने से रेजिस्टेंस नहीं बदलता है। हाँ सर, बढ़ना चाहिए, लेंथ बढ़ेगा, एरिया बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस तो बढ़ना चाहिए। लेकिन होता यह है कि लेंथ एरिया बढ़ेगा भी तो इतना कम चेंज आता है कि चेंज इन रेजिस्टेंस कैन बी इग्नोर्ड। बेसिकली क्या होता है? थर्मल एजिटेशन, इलेक्ट्रॉन्स जंप करते हैं, मतलब मटेरियल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और एटॉमिक स्ट्रक्चर तो वही रहता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बदल जाता है। क्या बदल जाता है? नेचर बदल जाता है। कोई एक मटेरियल का रेजिस्टेंस क्यों बदलता है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर और चेंज इन टेम्परेचर? बिकॉज द रेजिस्टिविटी चेंजेस, नॉट बिकॉज ऑफ लेंथ एंड एरिया। हम बोले ना इलेक्ट्रॉन, अब इलेक्ट्रॉन इधर उधर हुए तो बाइंडिंग फोर्स अफेक्टेड हुआ, तो कौन अफेक्टेड हुआ? रेजिस्टिविटी। ध्यान रहे कि रेजिस्टेंस ऑफ ए मटेरियल इंक्रीजेस और चेंजेस by changing temperature, because with changing temperature resistivity changes। तो रेजिस्टिविटी का भी सेम फॉर्मूला है जो फॉर्मूला आप रेजिस्टेंस के बोल रहे हो, ρ2 इज इक्वल टू ρ1 इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। ये आपकी कोर्स में नहीं है, मैं बताते बताते बता दिया, ठीक है? फॉर्मूला इज द सेम। फाइनल रेजिस्टिविटी इक्वल इनिशियल रेजिस्टिविटी इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। कोई आपको इसके ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा, बस पता रहे आपको कि जो रेजिस्टेंस बदल रहा है वो क्यों बदल रहा है? बिकॉज ऑफ चेंज इन रेजिस्टिविटी, नॉट बिकॉज ऑफ लेंथ एंड एरिया। समझ में आया? अच्छा, ये हमें समझ में आया ओम्स लॉ। आईएबी इज इक्वल टू वीए माइनस वीबी बाई आरएबी। दूसरा चीज हमें मालूम है, करंट कैसे फ्लो करता है? हायर टू लोअर पोटेंशियल और लोअर टू हायर पोटेंशियल। करंट कैसे फ्लो करता है? हायर टू लो। आप सबको ही जानते हो क्यों ऐसे होता है, थोड़ा मैं बता दूं, थोड़ा सा लिखेंगे। अभी अभी थोड़ी देर पहले बताया कि अगर ये कोई एक मटेरियल है, इसके क्रॉस में मैं एक बैटरी ऐसे अप्लाई करता हूं, तो ऐसे दिस इज एट हायर पोटेंशियल, नहीं दिस इज एट लोअर पोटेंशियल। अब इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बनता है? डायरेक्टेड फ्रॉम हायर टू लोअर पोटेंशियल। इसके अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, वो सारा फ्री इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड के उल्टा डायरेक्शन में चलना शुरू करते हैं। When the electrons are moving like this, you say there is a current in the direction of electric field। मतलब डायरेक्शन ऑफ करंट क्या हो गया? फ्रॉम हायर टू लोअर पोटेंशियल। क्या बात समझ में आ रहा है? हाँ, तो कीपिंग दिस इन माइंड, चलिए थोड़ा इसको दो लाइन में लिखते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग, ठीक है? पॉइंट नंबर 2 में लिख रहे हैं, करंट फ्लोज फ्रॉम हायर टू लोअर पोटेंशियल। आपको मालूम था, फिर भी मैं लिखवा दिया क्योंकि मुझे अभी अभी जरूरत पड़ेगा। ठीक है, ठीक है। पॉइंट नंबर 3, when we move from lower potential
region to higher potential region we gain potential and potential difference मतलब gain is taken positive and vice versa। ये सारा चीज मैं लिखवा रहा हूं, लेकिन कोई आपको पूछेगा नहीं लिखो बोल के, ये समझने वाली चीज है। अगर हम कहेंगे कि ये कोई एक पॉइंट ए जिसका पोटेंशियल है 10 वोल्ट, एक्सक्यूज मी, ये कोई पॉइंट है बी जिसका पोटेंशियल है 3 वोल्ट, हमें VA माइनस VB निकालना है, तो आप कहोगे 10 माइनस 3 7 वोल्ट। डेफिनेशन कहता है कि इट इज द वर्क डन इन मूविंग फ्रॉम B to A। जब हम B to A जा रहे हैं, हम लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ जा रहे हैं। जब हम लोअर से हायर की तरफ जा रहे हैं तो हम गेन कर रहे हैं पोटेंशियल। गेन ऑफ पोटेंशियल इज टेकन पॉजिटिव, मतलब क्या लिखेंगे ये 7 वोल्ट प्लस 7। अगर सेम फिगर में आपको VB माइनस VA पूछा गया तो VB माइनस VA मतलब आप A to B जाओगे, A to B जाओगे तो हायर से लोअर जा रहे हो, तो डेल्टा V जो होगा 7 वोल्ट। लॉस कर रहे हो, गेन ऑफ पोटेंशियल को पॉजिटिव लेते हैं तो लॉस ऑफ पोटेंशियल को नेगेटिव लेंगे, लिखेंगे -7। ये वाला कंसेप्ट को थोड़ा यहाँ पर पकड़ना है। जब भी पोटेंशियल गेन होगा हम इसको लेंगे पॉजिटिव, लॉस होगा लेंगे नेगेटिव, बस ये दिमाग में रखना है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक केस देता हूं, सपोज हियर इज ए बैटरी, से ये बैटरी है 6 वोल्ट का और ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी। क्या आप मुझे बता सकते हो व्हाट इज VA माइनस VB? तो कहां से कहां पर जाएंगे हम? B to A जाएंगे। VA माइनस VB जानने के लिए हमें B to A जाना है। देखो तो जब हम B to A की तरफ जा रहे हैं, ये लोअर पोटेंशियल साइड है, ये हायर पोटेंशियल साइड है, हम पोटेंशियल गेन कर रहे हैं कि लॉस कर रहे हैं? लोअर से B to A जा रहे हैं, लोअर से हायर की तरफ जा रहे हैं, गेन कर रहे हैं। कितना? ऑलरेडी दिया गया है 6 वोल्ट। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? यही चीज पकड़ना बहुत जरूरी है। सपोज हम कहेंगे यहाँ पर दूसरा एक बैटरी है और ये पॉइंट दिया हुआ है से P, ये पॉइंट दिया है Q, ये दिया है 3 वोल्ट। क्या कोई मुझे बताएगा व्हाट इज VP माइनस VQ? VP माइनस VQ मतलब कहां से कहां पर जाएंगे हम? कहां से कहां पर जाएंगे? Q से P तक जाएंगे, Q से P तक जाएंगे, Q to P जाएंगे। जाओ तो यहां से यहां पर आ रहे हो, जब नीचे आ रहे हो यहाँ पर पॉजिटिव था, यहाँ पर नेगेटिव था, यू आर गोइंग फ्रॉम हायर टू लोअर, सो यू आर लूजिंग पोटेंशियल। लॉस ऑफ पोटेंशियल इज टेकन नेगेटिव, गेन ऑफ पोटेंशियल इज टेकन पॉजिटिव। क्या चीजें सबको समझ में आ रहा है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बार बार सर्किट में ये चीज की जरूरत पड़ेगा। चलिए मैं और एक एग्जांपल आपको देता हूं। ये कोई एक केस है ऐसे, ये दिया है 8 वोल्ट, ये दिया है 3 वोल्ट, ये दिया है A, ये दिया है B। क्या आप मेरी मदद कर सकते हो बताने में व्हाट इज VA माइनस VB? इट इज अ वर्क डन इन मूविंग फ्रॉम B to A। B to A जाओ, जब B to A जा रहे हो यहाँ पे क्या हो रहा है? यू आर गोइंग फ्रॉम द हायर टू द लोअर पोटेंशियल साइड, लूजिंग पोटेंशियल। लॉस ऑफ पोटेंशियल इज टेकन पॉजिटिव और नेगेटिव? नेगेटिव। आवाज बुलंद करिए, -8। जब वो यहाँ पे आया फिर इधर जा रहा है, इधर इट इज गोइंग फ्रॉम दी नेगेटिव साइड टुवर्ड्स द पॉजिटिव साइड, यू आर गेनिंग पोटेंशियल, सो विल टेक इट +3। कितना हो गया? -5 वोल्ट। क्या सबको समझ में आ रहा है? ऐसा कोई भी केस देंगे पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हो? हाँ, तो ठीक है। नाउ डू दिस क्वेश्चन फॉर यू। काफी लोग देखते रहते हैं, लिखते रहते हैं, लेकिन बोलते नहीं है। हमें समझ में नहीं आता है कि उनको समझ में आया कि नहीं आया। तो बोलोगे तो पता चलेगा। और थोड़ा जोर आवाज से बोलो, योर साउंड इज नॉट रीचिंग हियर। ये मैं आपको कुछ केस दे रहा हूं।
ऐसा दिया है, ये दिया है 5 वोल्ट, ये दिया है 9 वोल्ट, ये दिया है 4 वोल्ट, ये पॉइंट दिया है ए, ये पॉइंट दिया है बी, ये पॉइंट दिया है सी। आपको पूछा गया है क्या करने के लिए, यू आर सपोज टू फाइंड आउट ऑल दीज 3 क्वांटिटीज। कौन कौन? VA माइनस VB, VB माइनस BC एंड VC माइनस VE। लेट अस, हमें निकालना है VA माइनस VB, VB माइनस VC, VC माइनस VA। ये 3 चीज निकालना है। और सही है कि गलत है जानने का एक आसान तरीका है। थोड़ा देखो तो, जो भी चीज हम लोग निकाल रहे हैं उसको अगर जोड़ देंगे, ये तीनों को जोड़ देंगे तो VA VA कैंसिल हो जाएगा, VB VB कैंसिल हो जाएगा, VC VC कैंसिल हो जाएगा। क्या होना चाहिए? 0। तो निकालो, तीनों का वैल्यू निकालो, जोड़ो, देखो अगर 0 आ रहा है तो आपका आंसर सही है, नहीं आ रहा है तो आपका आंसर गलत है। फाइंड VA माइनस VB, VB माइनस VC and VC minus VA. Find all these 3 things. Yes. सब कोई लिख रहे हैं? खत्म हो गया क्या? हर कोई को करना है, प्लीज डोंट मिस। यही है वो चीज जिसके चलते ये चैप्टर डिफिकल्ट लगता है, आगे कुछ नहीं है। थिंग्स आर वेरी सिंपल। हर स्टेप में, हर न्यूमेरिकल में आपको पोटेंशियल डिफरेंस के साथ खेलना पड़ेगा। VA माइनस VB, क्या खत्म हो गया? VA माइनस VB, तीनों को जोड़ने से 0 हो रहा है, हो रहा है। चलिए B to A चलते हैं, इतना देर करोगे तो कैसे होगा। B to A चलते हैं। When you move from B to A, ऐसे करके हम जाएंगे तो देखो इस रास्ते में जाते वक्त क्या हो रहा है। यहाँ पर 4 वोल्ट वाले बैटरी में आप ऐसे जाने की कोशिश कर रहे हो B to A। जब B to A जाने की कोशिश कर रहे हो इन द 4 वोल्ट बैटरी, आप पोटेंशियल गेन कर रहे हो कि लॉस कर रहे हो? गेन कर रहे हो। तो पॉजिटिव लोगे कि नेगेटिव लोगे? लॉस 4। फिर आए ऐसे, यहाँ पर 5 वोल्ट में गेन कर रहे हो कि लॉस कर रहे हो? गेन कर रहे हो। फिर से लोगे 5, इट इज हो गया 9 वोल्ट। VB माइनस VC, तो कहां से कहां पर जाना चाहिए? C to B, हमें C to B तक जाना है। C to B जाना है तो चलो चलते हैं और देखते हैं यहाँ पर इन द 9 वोल्ट बैटरी हम गेन करेंगे कि लॉस करेंगे? 9 वोल्ट बैटरी में आप ऐसे आ रहे हो तो नेगेटिव से पॉजिटिव में आ रहे हो, गेन करोगे 9 वोल्ट। 4 वोल्ट बैटरी में गेन होगा कि लॉस होगा? आप हायर से लोअर में जा रहे हो, लॉस होगा। पॉजिटिव लेंगे कि नेगेटिव लेंगे? नेगेटिव लेंगे। हो गया 5 वोल्ट। VC माइनस VA के लिए मुझे कहां से कहां पर जाना है? A to C। चलिए A to C चलते हैं और देखते हैं। फिर आई एम गोइंग फ्रॉम A to C। 5 वोल्ट बैटरी, लॉस हो रहा है कि गेन हो रहा है? लॉस ऑफ पोटेंशियल हो रहा है, -5। और 9 वोल्ट बैटरी में इसमें भी लॉस हो रहा है, लॉस ही लॉस, -14 वोल्ट। तीनों को जोड़ो तो 0 हो गया क्या? यस। सो नाउ यू अंडरस्टैंड हाउ टू फाइंड VA माइनस VB। फिर ओनली बैटरीज आर इन्वॉल्व। कॉन्सेप्ट क्या रहा? कॉन्सेप्ट ये रहा कि व्हेन यू मूव फ्रॉम लोअर टू हायर पोटेंशियल यू गेन पोटेंशियल। लोअर टू हायर पोटेंशियल जाने से गेन करते हो और गेन ऑफ पोटेंशियल इज टेकन पॉजिटिव। ठीक है, तो स्टेटमेंट क्या रहा? व्हेन वी मूव फ्रॉम लोअर पोटेंशियल रीजन टू हायर पोटेंशियल रीजन वी गेन पोटेंशियल एंड पोटेंशियल गेन इज टेकन पॉजिटिव एंड वाइस वर्सा, मतलब लॉस ऑफ पोटेंशियल इज टेकन नेगेटिव। कीपिंग द सेम स्टेटमेंट वैलिड। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। क्या होगा? अच्छा, चलिए अब देखते हैं वीक नंबर 2 में। थोड़ा सा यस बीट नंबर 3 हम लोग देख लिए। बीट नंबर 4 में देखेंगे।
when we move through a resistance R in opposite direction of current I, we go towards, थोड़ा रुकिए और बताएं, जब भी हम करंट की उल्टा डायरेक्शन में जा रहे हैं, हम हायर पोटेंशियल की तरफ जा रहे हैं कि लोअर पोटेंशियल की तरफ जा रहे हैं? क्योंकि करंट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर टू लोअर पोटेंशियल। आप करंट का उल्टा जा रहे हो तो यू आर गोइंग टुवर्ड्स हायर पोटेंशियल रीजन। सो वी गो टुवर्ड्स हायर पोटेंशियल रीजन and thus gain potential। कितना पोटेंशियल गेन करेंगे? ओम्स लॉ बोल रहा है कि कोई रेजिस्टेंस R है और उसमें अगर I करंट है तो आप अगर उल्टा डायरेक्शन में जाओगे तो ओम्स लॉ कहता है कि पोटेंशियल डिफरेंस इज IR, है कि नहीं? तो वी गेन पोटेंशियल I into R एंड वाइस वर्सा। मतलब अगर हम करंट की डायरेक्शन में जाएंगे तो विल गो टुवर्ड्स लोअर पोटेंशियल एंड विल लूज पोटेंशियल कितना? IR। मतलब अगर हम कहेंगे कि ये एक रेजिस्टेंस है और इसमें करंट I जा रहा है और सपोज ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है, तो क्या आप मुझे बता सकते हो VA माइनस VB क्या है? इसके लिए हमें B to A जाना पड़ता है। When you go from B to A, we are going in the opposite direction of current, and current always flows from higher to lower potential. When you are going in the opposite direction of current, you are going from the lower towards the higher potential zone. Lower to higher potential जाओगे तो पोटेंशियल गेन करोगे। कितना गेन करोगे? I into R। गेन किए इसलिए पॉजिटिव। Suppose I change the case. Here is a wire जिसका रेजिस्टेंस R है और मान लो कि वैल्यूज भी दे देते हैं। सपोज हियर इज ए वायर जिसमें 2 एम्पियर करंट जा रहा है, रेजिस्टेंस है 5 ओम का, ये पॉइंट है इट इज A एंड दिस इज B। आपको पूछा गया है बताओ VA माइनस VB कितना होगा? आप कहोगे इसके लिए तो मुझे B to A जाना है। क्या लिखेंगे VA माइनस VB? फॉर्मूला तो है IR, पोटेंशियल डिफरेंस होता है IR, बट प्लस IR है कि माइनस IR है वो देखना है। When you go from B to A, you are going in the direction of current, means you are going towards higher potential or lower potential? Lower potential की तरफ जा रहे हो तो पोटेंशियल लॉस हो रहा है। लॉस हो रहा है तो हम उसको नेगेटिव लेंगे। कितना लिखेंगे? माइनस IR। IR मतलब 2 into 5, इट इज माइनस 10 वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस तो है, ओम्स लॉ में पोलैरिटी के बारे में कुछ नहीं कहा जा रहा है, खाली पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा उसके बारे में कहा जा रहा है। A और B में पोटेंशियल डिफरेंस पता है, इसका मतलब ये नहीं पता चलता है कि A हायर पोटेंशियल में है कि B हायर पोटेंशियल में। बट फ्रॉम द अंडरस्टैंडिंग ऑफ ओम्स लॉ, फ्रॉम द डेप्थ ऑफ आवर कॉन्सेप्ट्स वी कुड अंडरस्टैंड कि ये करंट अगर ऐसे फ्लो कर रहा है नीचे से ऊपर तो ये हायर पोटेंशियल जोन है, ये लोअर पोटेंशियल जोन है। ठीक है ना? क्या ये चीजें सबको समझ में आ रहा है? अच्छा, तो थोड़ा सा मैं डिफिकल्ट बनाता हूं, आप लोग भी बताने की कोशिश करना। ये कोई एक बैटरी है और ये कोई एक दूसरा बैटरी है, ऐसा करके दिया गया है। ध्यान से देखना, ये है 2 ओम, ये है 3 ओम, ये है 5 वोल्ट एंड दिस इज 11 वोल्ट और दिया गया है इसमें करंट जा रहा है। कितना करंट जा रहा है? 2 एम्पियर। इसमें वही 2 एम्पियर करंट जा रहा है और दिया है कि ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है। बताओ व्हाट इज VA माइनस VB, ये पूछा गया है। तो आपको B to A जाना है। यू हैव टू मूव फ्रॉम B to A और देखना है कि क्या आएगा। चलिए कोशिश करिए, आप कर सकते हैं।
हाँ ये केस में चलिए देखते हैं। VA माइनस VB, मेरे साथ साथ बोलोगे, चिल्ला के बोलोगे तो समझ में आएगा। इट इज द वार्डन इन मूविंग फ्रॉम B to A। चलिए B to A चलते हैं। पहला आया ये बैटरी, हम B to A की तरफ जा रहे हैं, दैट मीन्स वी आर गोइंग फ्रॉम द हायर टुवर्ड्स द लोअर पोटेंशियल। हायर से लोअर की तरफ जा रहे हैं, लॉस कर रहे हैं, तो लिखेंगे -11 वोल्ट। यहाँ पर हम करंट का उल्टा डायरेक्शन में जा रहे हैं, करंट तो हायर से लोअर की तरफ जाता है, हम करंट का उल्टा जाएंगे तो गेन करेंगे, गेन करेंगे तो लिखेंगे पॉजिटिव। कितना गेन करेंगे? I इंटू R, 2 इंटू 3। यहाँ पर हम आ रहे थे इसे, इसको क्रॉस किए, इसको क्रॉस किए, अब इसको क्रॉस करना है। जब इसको क्रॉस कर रहे थे हम अगेन नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं, गेन कर रहे हैं, लिखेंगे +5। और यहाँ पर अगेन वी आर गोइंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ करंट, एंड व्हेन यू मूव इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ करंट यू नो यू गो टुवर्ड्स हायर पोटेंशियल, यू गेन पोटेंशियल। कितना? 2 इंटू 2। क्या बात समझ में आ रहा है? 6 + 5 is 11 + 4 is 15 - 11 is 4 volt. So VA minus VB is 4 volt. क्या सबको समझ में आ रहा है? वही समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? यस सर। बोलते हो तो हाँ, तो बोलोगे ना, मेरे को कैसे पता चलेगा तुमको समझ में आ रहा है बोल के? चलिए, फॉर योर सेटिस्फेक्शन डू दिस क्वेश्चन। बस प्रैक्टिस करवाने की कोशिश कर रहा हूं कि कैसा होता है आपका कैलकुलेशंस। सपोज ये 2 ओम है, ये 3 ओम है, ये 5 ओम है, यहाँ पर 6 एम्पियर करंट जा रहा है, यहाँ पर 4 एम्पियर करंट जा रहा है, मान लो कि इधर 2 एम्पियर करंट जाता है। अब ABC आपको दिया गया है, आपको पूछा गया है फाइंड VA माइनस VB, VB माइनस VC, VC माइनस VA। और ये चीजें सही है कि नहीं है जानने का तरीका आपको आता है। तीनों को निकालो, तीनों को जोड़ो, 0 हो गए तो आप सही हो, है कि नहीं? डू इट नाउ, यू कैन डू इट। ठीक है, करके देखिए। चलो देखो भाई, VA माइनस VB, VA माइनस VB के लिए जिनका नहीं हुआ है उनके लिए B to A चलेंगे। B to A जा रहे हैं, जब हम करंट की उल्टा डायरेक्शन में जाते हैं गेन करते हैं, गेन करते हैं तो कितना गेन करेंगे? 3 इंटू 4। क्यों गेन करते हैं? क्योंकि करंट हरदम हायर से लोअर की तरफ जाता है, हम करंट की उल्टा जाएंगे तो करंट पोटेंशियल गेन करेंगे। यहाँ पर फिर से गेन करेंगे, कितना? 2 इंटू 6 हो गया, 12 + 12 is 24 वोल्ट। VB माइनस VC, C to B जाएंगे, C to B जाएंगे तो here we will gain, क्योंकि करंट को उल्टा जा रहे हैं, 5 इंटू 2 प्लस यहाँ से यहाँ पर जा रहे हैं तो करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं, लॉस करेंगे, कितना? सो इट विल बी माइनस, लॉस हो रहा है भाई, -3 इंटू 4, इट इज कमिंग आउट टू बी -2 वोल्ट। VC माइनस VA, इसके लिए मुझे कहां से कहां पर जाना है? VC माइनस VA के लिए A to C जाना है, A to C जाओ। देखो ये छोटे छोटे जो कन्वेंशन में बताया हूँ, VA माइनस VB मतलब मूविंग फ्रॉम B to A, छोटा छोटा चीज नहीं है, उससे ही सारा गड़बड़ हो जाएगा, है कि नहीं? तो सारे पॉइंट्स को पकड़ते रखना। VC माइनस VA मतलब वार्डन मूविंग फ्रॉम A to C। चलिए A to C चलेंगे तो here I am going in the direction of current, so I lose potential 2 into 6. Here I go in the direction of current, again I lose potential 2 into 5, so it is 12, it is -22। तीनों को जोड़ो तो 0 हो रहा है, समझ में आया? यस सर। बस फॉर योर सेटिस्फेक्शन ओनली आई वांट टू गिव यू वन मोर केस। सपोज हियर इज ए सर्किट लाइक दिस, लेट मी ड्रॉ ए सर्किट लाइक दिस। ऐसा कोई एक सर्किट है और ये सर्किट में ढेर सारे रेजिस्टेंसेस लगे हुए हैं,
so many resistances are connected. यहाँ पर रेजिस्टेंस है, यहाँ पर रेजिस्टेंस है, यहाँ पर रेजिस्टेंस है, हर जगह रेजिस्टेंस है, ऐसा है। और वैल्यूज भी दिया गया है। सपोज ये कुछ दिया है कि 7 ओम का रेजिस्टेंस है, ये 4 ओम का, ये 5 ओम का रेजिस्टेंस है, ये 4 ओम का रेजिस्टेंस है, ये 3 ओम का है, ये भी 3 ले लो, 3 ओम का है, और ये हो गया ऐसे, और यहाँ पर दिया 96 वोल्ट। ऐसा कोई एक सर्किट आपको ड्रॉ करके दिया गया है। और क्या दिया है ये सर्किट में, हर जगह करंट भी आपको दिया हुआ है। कितना है करंट, हर जगह करंट दिया हुआ है, नोट कर लेंगे थोड़ा। ट्वेल्व एम्पियर करंट यहाँ पे जा रहा है। 12 एम्पियर करंट में से ये 8 एम्पियर यहाँ पे जा रहा है, 4 एम्पियर करंट यहाँ पे जा रहा है, 3 एम्पियर करंट यहाँ पे जा रहा है, 1 एम्पियर करंट यहाँ पे जा रहा है, 1 एम्पियर करंट यहाँ पे जा रहा है, और यहाँ पे जा रहा है 12 एम्पियर। ऐसे करके करंट भी फ्लो कर रहे हैं, ठीक है। ऐसा कोई एक सर्किट में आपको पूछा गया व्हाट इज पोटेंशियल एट पॉइंट ए। कोई एक पॉइंट आपको दिया गया जहां पर आपको पोटेंशियल पूछा गया, ठीक है। चलिए मानते हैं ये है पॉइंट, कोई एक पॉइंट है, ये पॉइंट में पोटेंशियल, मैं सारा पॉइंट को नेमिंग कर देता हूं। ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है, और ये एफ। ऐसे करके ढेर सारे पॉइंट्स दिया गया है। पूछा है फाइंड VC, पोटेंशियल एट पॉइंट C क्या है। We go to the basic definition. Potential at any point is defined as the work done in moving a +1 coulomb charge from point of reference to point of concern. अब ये सिंगल सोर्स बैटरी में पॉइंट ऑफ रेफरेंस, तो इसको लेते हैं, ये पॉइंट को O कह दो, यहाँ से पॉइंट ऑफ रेफरेंस ले लिए। हमें कोई एक 1 कूलम चार्ज को O से C तक लेना है। कौन से रास्ते में लेना है, कोई भी रास्ते में ले लो, और जो भी मिलेगा वर्क, जो भी वर्क होगा दैट इज द पोटेंशियल। और हम बताए थे कि दी वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलो। थोड़ा ध्यान से देखो, मैं कोई एक रास्ते में O से C तक जाता हूं, मैं कौन सा पाथ फॉलो कर रहा हूं, आई एम फॉलोइंग ए पाथ कॉल्ड से O F E B C। ऐसे में गया O F E B C, जाने से जो वर्क होगा दैट इज द पोटेंशियल एट पॉइंट C। VC क्या है, O से F, F से E, E से B, B से C। आपको दूसरे रास्ते में जाना है। You all have to go in different path and you will see you are getting the same potential. O से F, ना कुछ रेजिस्टेंस तो है नहीं, कुछ नहीं होगा। यहाँ पर you are going in the opposite direction of current, तो you will gain 12 into 5। फिर यहाँ से जब ऐसे आए, again you are going in the opposite direction of current, you will again gain कितना, 3 into 8। ऐसे जाओ, you are going in the direction of current, you will lose कितना, 4 into 3। कितना हो गया भाई, 48 plus 24 कितना हो गया, 72 वोल्ट। ठीक है। वैसे ही आप दूसरे रास्ते में जाओ और ट्राई करो, गो इन ए डिफरेंट पाथ एंड सी, यू कैन फॉलो एनी पाथ यू लाइक एंड ट्राई टू फाइंड आउट। You can follow any path. Let me follow a path like O, A, B, E, D। कितना लंबा रास्ता, C करो, जो मिलेगा वो पोटेंशियल एट पॉइंट C है। O से C तक है, O to A, you are going from the lower to the higher potential side of the battery, you gain
A to B, you are going in the direction of current, you lose. B to E, you are going again in the direction of current, you lose. E to D, you are going in the opposite direction of current, you gain 5 into 1. Here also you go in the opposite direction of current, so again you gain 7 into 1. Is it coming 72? Yes. Yes, sir. Yes. किसी भी रास्ते में फॉलो करो, you will get the potential difference. समझ में आया? तो ओम्स लॉ आपको बढ़िया से समझ में आया, ठीक है। क्या कहता है? The potential difference is directly proportional to current, है ना? कि current is proportional to potential difference. Potential difference is proportional to current or current is proportional to potential difference? Current is proportional to potential difference, ठीक है? हाँ। तो अच्छा, अभी मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, चलो एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं और आगे निकल जाते हैं। सपोज हमें आपको ऐसा कोई एक सर्किट देता हूं और पूछता हूं कि बताओ ये सर्किट में हर एक रेजिस्टेंस में कितना कितना करंट जा रहा है, बताओ। ऐसे करके दिया है। हियर इज ए सर्किट लाइक दिस, और ये दिया है 8 वोल्ट, ये दिया है 12 वोल्ट, ये दिया है 2 ओम, ये दिया है से 4 ओम। क्वेश्चन क्या दिया है? क्वेश्चन दिया है फाइंड करंट इन ईच रेजिस्टेंस, फाइंड करंट इन ईच रेजिस्टेंस। हर एक रेजिस्टेंस में करंट बताओ। बोले अरे सर ये तो बड़ा डिफिकल्ट दिखने लगा है। कोई डिफिकल्ट नहीं है, वी शैल मेक यूज ऑफ ओम्स लॉ टू अंडरस्टैंड। पहले आप देखो कि मैं कैसे बना रहा हूं इसको, हाउ आई एम डूइंग इट। हर एक रेजिस्टेंस में मुझे करंट चाहिए, 2 ओम में, 4 ओम में, हर एक में करंट चाहिए। चलिए ये हो गया पॉइंट ए, मैं नाम दे देता हूं, ये बी, ये सी। मुझे मालूम नहीं है कि 2 ओम में करंट कैसे जा रहा है, ए टू बी और बी टू ए। मैं कुछ भी ले लूंगा, आई विल से द करंट हियर इज IAB, ऐसे मान लिया। निकालूंगा वैल्यू IAB का, अगर नेगेटिव आएगा तो डायरेक्शन उल्टा कर देंगे। सिमिलरली B to C जो करंट जा रहा है उसका नाम दे देंगे IBC। मुझे IAB पूछा गया है, ध्यान से देखो मैं कैसे कर रहा हूं। IAB मतलब करंट इन 2 ओम। क्या ओम्स लॉ से इसका फॉर्मूला मालूम है? हाँ, VA माइनस VB बाई RAB, है कि नहीं? यही तो था फॉर्मूला ओम्स लॉ वाला। VA माइनस VB इज द वाट इन मूविंग फ्रॉम B to A, B to A। कौन से रास्ते में? किसी भी रास्ते में आ सकते हो। आप चाहो तो ऐसे आ सकते हो, आप चाहो तो ऐसे आ सकते हो, लेकिन ये रास्ते में आने में हमें करंट नहीं पता रहेगा तो पोटेंशियल डिफरेंस पता कर पाएंगे क्या? नहीं कर पाएंगे। चलो ऐसे आते हैं, इफ यू कम दिस वे, हाँ यहाँ तो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं, इसलिए हम गेन कर रहे हैं। तो हम कहेंगे कितना गेन हो रहा है? 8 वोल्ट। और RAB क्या है? RAB इज 2, सो क्या हो गया? 4 एम्पियर। द करंट A to B इज 4 एम्पियर। समझ में आ रहा है? अगर हमें IBC निकालने के लिए कहा गया तो हम फॉर्मूला लगाएंगे। सिमिलर फॉर्मूला ट्रांसलेट करके बताइए। इट विल बी VB माइनस VC बाय RBC। VB माइनस VC मीन्स द वाटर मूविंग फ्रॉम C to B। चलिए ऐसे चलते हैं, लेट अस गो C to B जाना है, ऐसे घूम के निकल जाएंगे। इधर से आओ, हियर यू आर गेनिंग 12 वोल्ट, हियर यू आर गोइंग फ्रॉम द हायर टू द लोअर, लूजिंग 8 वोल्ट, और पहुंच गए आके डिवाइडेड बाय RBC। रेजिस्टेंस क्या है B और C के बीच में? 4। इज इट नॉट 1 एम्पियर? यस सर। यस। नाउ नो द करंट हियर इन 2 ओम एज वेल एज इन 4 ओम, दोनों में हमें करंट पता चल गया। समझ में आया? यस सर। यस, दोनों में हमें करंट पता चल गया है। तरीका ओम्स लॉ हुआ, सिंपल था तरीका, बस यूज करने वाला चाहिए।
Ohm's law is quite interesting and simple. So it is coming out to be 1 ampere. मैं आपके लिए क्वेश्चन छोड़ूंगा, आप इसका आंसर बताना मेरे को. Let me give you one more question here. I give you a very simple question. ये है एक बैटरी, ये है ऐसा, ये है ऐसा. सर ऐसा क्वेश्चन तो आप दिए थे. हाँ दिए तो थे, लेकिन यूज करने वाली बात हुआ. कितना बड़ा सा सर्किट है. नहीं, ये मान लो कि 2 ओम है, ये 1 ओम है, ये 4 ओम है, ये 12 वोल्ट है, ये 16 वोल्ट है, ये 24 वोल्ट है. मैं नाम दे देता हूं ए बी, चलो इसको नाम देता हूं सी डी फॉर योर अंडरस्टैंडिंग. इसको देते हैं ई एफ. क्या पूछा है? फाइंड करेंट इन ईच रेजिस्टेंस. हर एक रेजिस्टेंस में करंट निकालना है. फॉर्मूला आपको मालूम है. हर एक रेजिस्टेंस में करंट निकालना है. ये 1 ओम का रेजिस्टेंस था भैया. 1 ओम में करंट क्या है, किधर को है, कोई जानकारी है नहीं. ले लो ए टू बी और कहो IAB. अगर नेगेटिव आएगा तो उल्टा कर देंगे. मान लो कि IAB का वैल्यू आया -20 एम्पियर, तो हम कहेंगे करंट इज फ्रॉम B टू A 20 एम्पियर, है कि नहीं. सिमिलरली यहाँ पर निकाल दो ICD और यहाँ पर निकाल दो IEF. और ये 3 क्वेश्चन, 3 करंट निकालने के काम आपको होमवर्क में दिया जाता है. ठीक है, यू विल डू इट. आप इसको करके लेके आओ. अगले क्लास ओम्स लॉ का थ्योरी रिलेटेड, ग्राफ रिलेटेड कुछ चीजें हम लोग देखेंगे. ठीक है, पढ़ते रहो, समय का फायदा उठाते रहो. Those who see or avail all opportunities, they are called lucky. लकी कौन है? जो इसके पास जो भी अपॉर्चुनिटी आता है उसको अवेल करता है. अपॉर्चुनिटी आया, पता चला अवेल नहीं किया, छोड़ दिया एक अपॉर्चुनिटी. 2 बार जेई मेन हो रहा है, पहली बार नहीं देते हम, ठीक से नहीं पढ़े, दूसरी बार देंगे. अरे अपॉर्चुनिटी अवेल कर लो, है कि नहीं. हुआ नहीं हुआ क्या फर्क पड़ता है. नहीं दोगे तो नहीं होगा, और दोगे अगर नहीं हुआ तो क्या फर्क पड़ता है. दे देने से कम एक्सपीरियंस तो मिलता है. तो those who avail all opportunities are called lucky and those who explore all opportunities are called successful. हर एक अपॉर्चुनिटी को अगर एक्सप्लोर करोगे तो आपको सक्सेस मिलेगा. ठीक है, तो ध्यान रहे, चीज़ों को थोड़ा सीरियसली लो. हम ये पढ़ा रहे हैं, ये आपको जेई मेन तो नहीं कहेंगे, लेकिन जेई मेन में टॉपर तो नहीं बन जाओगे, लेकिन सक्सेसफुल सेटिस्फैक्टरी रैंक मिल जाता है इसमें. और मेडिकल एंट्रांस की रिक्वायरमेंट भी ऑलमोस्ट 80% इसमें फिलअप हो जाता है. 20% रहता है कुछ वेराइटी क्वेश्चंस और थोड़ा सा डीप कॉन्सेप्ट्स, जो को मैं स्किप कर रहा हूँ इसमें. ठीक है, सो अगर आपको टॉपर होना है जेई मेन में या फिर मेडिकल एंट्रांस में, दिस क्लासेस आर नॉट इनफ. बट मिल जाए तो काफ़ी है, तो दिस क्लासेस आर इनफ. नहीं, कुछ लोग सोचते हैं मुझे टॉपर होना है, मुंबई में पढ़ना है कंप्यूटर साइंस. कुछ लोग बोलते हैं कि मुझे NIT में पढ़ना है कंप्यूटर साइंस. कुछ लोग बोलते हैं कि हमें मिल तो जाए यार, कुछ भी मिले, गरीब है. नहीं, मिल जाए तो काफ़ी है. हाँ, तो उसके हिसाब से बोल रहे हैं कि अगर आप टॉपर बनना चाहते हो, दिस क्लासेस आर नॉट इनफ. यू हैव टू सी द अदर क्लासेस इन द चैनल, जो जेई के लिए किया गया है, टॉप 100 में आने के लिए, टॉप 200 में आने के लिए. लेकिन अदरवाइज बोर्ड प्लस आपका जेई क्वालिफाइंग और नीट क्वालिफाइंग के लिए ये ऑलमोस्ट सेटिस्फैक्टरी रहेगा. आप इस क्लासेस को बढ़िया से करते रहो. ठीक है, क्योंकि हर जगह इजी क्वेश्चंस आने लगे हैं, छोटे छोटे क्वेश्चंस आने लगे हैं. फिर मिलेंगे अगले क्लास, तब तक ले जय हिंद.